नमस्कार। भोरे भोर देखना शुरू कर चुके हैं आप। अब भोरे भोरे में आज आपसे संवाद करने के लिए बैठा हूँ। आज खबर से ज़्यादा वो बातें आपसे करने बैठा हूँ जो बात आपके जहन में है और समाधान अभी तक नहीं मिला है। रातों रात में आपने बहुत कुछ देखा होगा, जो छूट गया था वहाँ से आगे की अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी आपकी है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए कितना बेहतर होगा और उस समय का सदुपयोग सरकार, विपक्ष और आप खुद मिलकर कैसे अपने लिए बेहतर करेंगे, अब इसकी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कारण कि कोरोना ने जिस तरह से आप सभी को, हम सभी को परेशान किया है और इसकी परेशानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। डबल होने का सिलसिला और तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार के दावे हैं कि वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर कर रही है। चमकी बुखार और अन्य बीमारियों के लिए पेडियाट्रिक वार्ड भी आपने देखा होगा कि 2014 के वादों को पूरा किया जा रहा है। उससे पहले भी सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे और उन वादों को धीरे धीरे अस्पताल के माध्यम से, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के माध्यम से पूरा करने की बात कही जा रही है। हाल ही में नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाओं का उद्घाटन भी किया और दावा ये है कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं। पर कितना सक्षम है ये आप आंकड़ों के माध्यम से देख सकते हैं। 5000 के पार कर गया है कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा। जांच की जहां तक बात है तो जांच की गति सरकार के दावों से शिथिल पड़ी हुई है। जितना सरकार के दावे हैं और होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जांच के दायरे बढ़ाने के लिए केंद्र से लेकर के राज्य तक विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है। तेजस्वी यादव से लेकर के राहुल गांधी तक ने सरकार पर इन विषयों को लेकर के हमला बोला है। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में बदलती राजनीतिक परिदृश्य की और आखिर बिहार पॉलिटिकल हॉट स्पॉट क्यों बना हुआ है। कोरोना तो एक बड़ी समस्या है जिससे लड़ने का हम सभी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कितने सफल हैं ये बातें कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि सरकार, विपक्ष और हम सब, आप सबके साथ मिल करके जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो ज़्यादा प्रभावी हो गया है सारी बातों पे। अमित शाह रैली करते हैं, डिजिटल रैली करते हैं, बिहार उनके जहन में होता है, बिहार को फोकस करते हैं। रैली करने के दौरान शुरुआत में वो यही बात कहते हैं कि आप ऐसा मत समझिए कि मैं चुनावी रैली करने आया हूँ, पर चुनाव की चर्चा से वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। वो कप्तानी तो नीतीश कुमार को दे देते हैं, लेकिन कप्तान के साथ जो टीम देते हैं, जो लश्कर देते हैं, वो लश्कर कमजोर होता है। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमित शाह ने एक बात तो स्थापित कर दिया कि तेजस्वी यादव एक बड़े चेहरा के रूप में, बड़े थ्रेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मानस पटल पे छाए हुए हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने कद्दावर नेता जब चर्चा करते हो, बात करते हो, ये कह के कि चुनावी चर्चा नहीं है, और एक व्यक्ति का बिना नाम लिए हुए आधा दर्जन से ज़्यादा बार नाम लेते हो, उसकी चर्चा करते हो, उसके क्रियाकलापों के बारे में कहते हो और शुरुआत उसी से करते हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी कितना ज़्यादा इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ा मुश्किल भरा और चुनौतीपूर्ण हो गया है। जो बच्चा मात्र 5 साल पहले अपनी राजनीति की ककहरा का शुरुआत किया, आज उसे डिस्टिंक्शन देते 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 नीतीश कुमार ने उंगली पकड़ के ककहरा पढ़ाया था, और आज वही नीतीश कुमार उसके सामने परीक्षार्थी बन के बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि मामला कहां पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, कप्तानी तो जरूर देते हैं अमित शाह, लेकिन टीम कमजोर है। कई लोग कप्तान की होड़ में खड़े हैं और उसका परिचय भी कहीं ना कहीं अमित शाह करवाते हैं। दिल्ली में कुछ लोगों को लेकर के बैठते हैं जिनका संबंध बिहार से है और वो कप्तानी के दौर में है। पटना में भी डिजिटल रैली देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए और अमित शाह की बातों को लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए जो लोग उस बड़े मंच के
ओहदे पर बैठे हुए हैं, मुख्य कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनमें भी कई चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के या फिर कहा जाए कि कप्तानी के उम्मीदवार के रूप में हैं। दूसरी तरफ चर्चाएं अब इस बात की शुरू हो गई है कि अमित शाह ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार को कप्तानी दी, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी टीम के कैप्टन का भी उन्होंने घोषणा कर दिया और नीतीश कुमार के लिए यह बड़ा वजनदार और चुनौतीपूर्ण मैच उन्होंने उनके हाथ में दे दिया है। अब इस मैच में जीत हार किसकी होगी ये तो फैसला जब मैच शुरू हो जाएगा, खेला जाएगा और फाइनल जब आएगा तब पता चलेगा। जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा, अंतिम सीटी बजेगी तब पता चलेगा। पर एक बात तो अमित शाह ने पक्का कर दिया है कि नीतीश कुमार के कप्तानी पर कोई संशय नहीं है, पर शील्ड कौन लेगा, किसे सम्मान की उस कुर्सी पर बैठाया जाएगा, ये अभी संशय में है। कारण कि चाहे जो भी हो जाता, लेकिन अमित शाह यदि मुख्य विपक्षी के और विपक्ष के कप्तान की इतनी बार चर्चा नहीं करते तो निश्चित रूप से मामला थोड़ा अलग होता। एक तरफ वो चुनाव नहीं होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी व्यक्ति की चर्चा बार बार करते हैं, तो समझ में आता है कि इस बार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2015 में चुनाव में आजमा चुकी है कि वो ताकत कितनी बड़ी है। जिस नीतीश कुमार और विपक्ष को लोकसभा के चुनाव में 2014 में पूरी तरह से धराशायी कर दिया जाता है, 2015 में वही मुंह की खानी पड़ती है अमित शाह को, जिसे कहा जाता है कि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, कहीं भी गेम चेंज कर सकते हैं। हालांकि गेम चेंज 2 साल के बाद हुआ, पर वो गेम मजेदार नहीं हुआ। अगर आप विपक्षी टीम को धोखे से हरा देते हैं या रेफरी को मिला करके आप गेम को जीत जाते हैं, तो वो जीत का मजा नहीं है, आपके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं आएगी। और वही खुशी अब तक नहीं लौट पाई है भारतीय जनता पार्टी की। बिहार में जब भी आते हैं तो मोर के पैर की तरह भारतीय जनता पार्टी दुखी हो जाती है अपने पैरों को देख करके। आज जो सत्ता उसके हाथ में है, उस सत्ता को लेकर के तेजस्वी यादव ललकारते हैं कि आप में क्षमता नहीं थी, आपने हमारी धोखे से जो गद्दी थी वो हासिल कर लिया है। और ये इतिहास रहा है भारत का, दुनिया का इतिहास रहा है कि धोखे से सत्ता हासिल करने वालों की एक तो सत्ता और दूसरी जनता के प्रति जवाबदेही कम हो जाती है। रामायण, महाभारत, ऐसे कई उदाहरण हैं, कई कहानियां हैं जो आपने सभी ने सुनी होगी। अब इस कहानी का जो पात्र है, जिसे सत्ता जबरिया हथियाने की जरूरत महसूस हुई है, जबरिया और जिसने सत्ता हथियाया है। आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। आपने महाराष्ट्र में देखा कि भारतीय जनता पार्टी जबरन सत्ता पर बैठने का प्रयास कर रही थी। क्या हुआ? 60-70 घंटों में सारा किया धरा ध्वस्त हो गया। आप लगातार देख रहे हैं कि जो लड़ाई लड़ करके या जो खेल करके जीती जाती है, उसके जीत का मजा ही कुछ और होता है। स्थिति यह है कि अब तो चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि बहुत बड़ा गेम चल रहा है एनडीए के अंदर में। नीतीश कुमार भले ही कप्तान बना दिए गए हों, लेकिन नीतीश कुमार को कप्तान बनने की और बनाए जाने की एक बड़ी शर्त है। शर्त इतनी बड़ी है कि आप सुन करके चकित हो जाएंगे। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को मुख्य विपक्षी मान करके पूरे इस लड़ाई को, 2020 के मैच को पोस्टर किया जा रहा है। इस पोस्टर में आप समझिए कि अब कपिल देव ने भले क्रिकेट मैच में भारत को पहली बार विश्व कप दिलाया हो, अपने बदौलत उन्होंने जिम्बाब्वे को हराकर 175 रनों की पारी खेल करके और टीम को जिता दिया हो, क्या आज उन्हें
विश्व कप का कप्तान बना दिया जाए तो वो मैच जिता सकते हैं। फैसला तो आपको करना है, आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। बार बार भारत लाइव के कमेंट में ये बातें लिख करके आती हैं कि 75 साल के हो गए हैं नीतीश कुमार और उनकी रणनीति, उनकी शैली, उनकी योजनाएं, नीति सब फेल है। अब वो बूढ़े शेर हो गए हैं जो कंगन फेंक करके और अपने ग्रास का, या कहा जाए तो अपनी जीविका को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आरसीपी सिंह और ललन सिंह जैसे नेता जो काफ़ी दिनों से, 60-70 दिनों से या उससे पहले से कहा जाए तो नीतीश कुमार से दूर थे। गुस्सा उन्हें भी था कि उन्हें मंत्रालय मिलना था लेकिन नहीं मिला। आज एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और उनकी सक्रियता कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। कितना सच है हम उसका दावा नहीं करते, पर चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं, चाहे वो सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। चर्चा तो इस बात की भी चल रही है कि कई जयचंद हैं, और जयचंद का जब नाम आता है तो आप समझ सकते हैं कि छल धोखे की बात होती है। नीतीश कुमार की टीम में, उनकी पार्टी में लगातार कई जयचंदों की बात की जा रही है। आरसीपी सिंह भी परेशान है कि आखिर कौन जयचंद है, क्योंकि संगठन का जिम्मेवारी उन पर मिला है। एक इंतजार के बाद एक अच्छी छुट्टी बिता करके कोरोना में वो फिर से सक्रिय हुए हैं। प्रयास उनका है कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं तक, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं तक नीतीश कुमार और आने वाले चुनाव की चर्चा हो, लोगों को तैयार किया जाए, फिर से वो जोश लाया जाए। पर डर उन्हें भी है कि आखिर उनकी पार्टी के अंदर में जयचंद कौन है। आने वाला चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक चर्चा तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है कि अगर 2020 के चुनाव में एनडीए जीतता भी है तो नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना सीएम देगी। हमने कई नेताओं को झकझोर करके, टटोल करके, उनके अंदर जा करके भीतर खाने से शब्द और बात निकालने का प्रयास किया है। उन प्रयासों में हमें अब तक यही पता चल पाया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक एग्रेसिव खेमा था, जो गरम दल कहा जाता है, वो गरम दल जो कि सुशील मोदी से अलग रहता है, वो इस डिजिटल रैली में सुशील मोदी के मंच पे नजर नहीं आया। उसमें से एक भी सदस्य नजर नहीं आया। इसका सीधा मतलब था कि इस पूरे प्रकरण को तब तक जिंदा और जीवित उसी तरह से रखना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लोग, जेपी नड्डा हों, अमित शाह हों, नरेंद्र मोदी हों, या फिर और भी नेताओं, भूपेंद्र यादव तक की बात अगर की जाए, अगर बात नित्यानंद राय की जाए, अश्विनी चौबे की जाए, रविशंकर प्रसाद की जाए, तो सारे लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहते हैं। क्योंकि भीतर भीतर जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि इस बार जीत हार का अगर रिजल्ट एनडीए के फेवर में जाता है तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देगी। कौन होगा चेहरा? सुशील मोदी तो नहीं होने जा रहे हैं। और यही वो लड़ाई है जो सुशील मोदी लड़ रहे हैं। उन्हें भी पता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीतीश से ऊपर रहा तो जो 2015 में लालू प्रसाद ने किया वो नहीं रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किनारा करेगी और किनारा करके अपना सीएम देगी। एक लंबा टैग लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी पर कि इतनी कद्दावर पार्टी, इतनी मजबूत पार्टी, इतने कार्यकर्ताओं वाली पार्टी, इतनी अनुशासित पार्टी फिर नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर क्यों है। अब तक नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अपना पिछलग्गू ही बना करके रखा है और 2020 में वो जो टैगलाइन है उसे हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रयास लगी हुई है। सीट शेयरिंग का समझौता नीतीश कुमार के हिसाब से नहीं होगा। ये बात भी अब क्लियर हो गया है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में भारतीय जनता पार्टी को उसका पूरा हक मिलेगा। जो 2005 और 2010 में नीतीश कुमार के कृपा पात्र बन करके उसे सीटों पर लड़ना पड़ता था, इस बार वो नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार खुद बैकफुट पर हैं। उनकी पार्टी और उनके अगल बगल में कहीं ना कहीं कुर्सी की संख्या भले बढ़ गई हो पर भरोसा कम हुआ है। कप्तानी मिल गई है, टीम कमजोर है। ये बात अब कप्तानी देने वाले उस मंडली ने भी लगभग एहसास करा दिया है
कि विपक्षी टीम मजबूत है। नीतीश कुमार पूरे कुनबे को लेकर के जितना मजबूत नहीं है, उतना अकेले अमित शाह जिस तरह की चर्चाएं कर रहे थे, जिस तरह से सिर्फ उन्होंने अपनी चर्चा में विपक्ष के रूप में किसी और का नहीं, सिर्फ तेजस्वी यादव और लालू परिवार को टारगेट किया, ये बात बताता है कि नीतीश से मजबूत स्थिति में आज भी भारतीय जनता पार्टी मान रही है तेजस्वी यादव को। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी और इस लड़ाई में भूमिका क्या होगी भारतीय जनता पार्टी की, ये वक्त बताएगा। पर चर्चाएं जो चल रही हैं वो हमने आप तक पहुंचा दिया। भोरे भोर में एक बात तो पक्का हो गया है कि कप्तानी की मारामारी में अगर नीतीश कुमार बेहतर प्रदर्शन नहीं करा पाते हैं अपनी टीम से, तो नीतीश का जाना तय है। अगर प्रदर्शन बेहतर भी होता है तब भी नीतीश का जाना तय माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारे में और बिहार को जानने वाले लोगों से अगर बात आप करेंगे और उनके भीतर घुस करके अगर उनके आत्मा को टटोलेंगे, तो वो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार इस बार पूरी तरह से बैकफुट पर हैं और उनके कंधे भी झुके हुए हैं। तैयारियां ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के रणनीति का कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। गेम चेंजर हैं, कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं, पाला बदल सकते हैं और उस कुर्सी के लिए, सुप्रीम पावर के लिए नीतीश कुमार कोई भी समझौता कर सकते हैं। ये हमने आपको पहले भी बता दिया है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर कोई और। रामविलास पासवान ने तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से अलग अलग जगह से रोशनी लेकर के अपने लिए चिराग पैदा किया और वो चिराग अब बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए पूरी तरह से जद्दोजहद कर रहा है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव ने खुद को स्थापित कर लिया, अब कई राजनेताओं को अपने अपने पुत्रों को स्थापित कराना है। न अमित शाह और न ही सुशील मोदी, न नरेंद्र मोदी और न कोई और अभी दूर दूर तक नजर आ रहा है जो बिहार की राजनीति में अपने पुत्र को स्थापित कर पाए। पर नीतीश कुमार के पास भी कोई पुत्र नहीं है जिसको उन्होंने सहारा या अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का प्रयास किया था, प्रशांत किशोर, वो भी अब उनसे बहुत दूर है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के अगल बगल में जो कुर्सियां हैं, वो कुर्सियां कितनी मजबूत उनके पाये को पकड़ करके रखती है और आने वाले चुनाव में फिर से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाती है, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न के साथ अमित शाह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि लड़ाई तो नीतीश और तेजस्वी के बीच में ही होनी है और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर ज़रूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बार अपने समझौते के लिए तैयार है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपके मन में कोई विचार है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहना भी होगा। खबरों को साझा कीजिएगा, तो इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें समझने, सुनने और फैसला लेने के लिए मजबूर करेंगी और फैसले में उनकी सहायता करेंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।